तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और मैं एक टैक्सी ड्राइविंग का काम करता हूँ। टैक्सी ड्राइविंग का काम करते करते मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो नॉर्मल तो नहीं कहा जा सकता। वैसे तो ज़िंदगी हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया मोड़ खड़ा कर ही देती है, लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह का कोई दृश्य नहीं देखा था। एक ऐसा दृश्य जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया था। तो आइए जानते मेरे साथ घटा हुआ एक ऐसा किस्सा जिसे सुनकर शायद आप भी आज से भूत प्रेत में विश्वास करने लग जाओगे। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि उस दिन मुझे अपने ड्राइविंग का काम खत्म करने के बाद दीदी से मिलने के लिए जाना था। दरअसल इन दोनों मेरी दीदी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से मैं उनसे मिल नहीं पाया था और इसी के चलते मुझे उनसे मिलने के लिए जाना था। अब मैं किसी भी हालत में जाने को तैयार था। पहले तो मैंने अपना पूरा काम कर दिया और उसके बाद मैंने सोचा कि अब सही टाइम है, मैं उनसे मिलकर वापस लौट आऊँगा। और यही सोचकर मैं अपनी गाड़ी को अपने हॉल में खड़ा करने के बाद अब अपने घर से निकल चुका था। वैसे भी यहाँ से टैक्सी लेकर जाना मेरे लिए कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले ही वहाँ पर धुआंधार बारिश हुई थी और उस बारिश की वजह से काफ़ी रास्ता टूट भी गया था, इसलिए मुझे बस से ही जाना था। वैसे भी उस गाँव की दूरी यहाँ से करीब 11 किलोमीटर की थी, जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था, लेकिन मुझे हॉस्पिटल के लिए भी तो निकलना था, तो ऐसे में थोड़ी दिक्कत तो होने वाली थी। लेकिन तभी मैंने सोचा कि गाड़ी का पेट्रोल जलाने से तो अच्छा है कि मैं बस के अंदर ही चला जाऊंगा, और यही सोचकर मुझे बस में निकलना पड़ रहा था। सबसे पहले तो मैं बस स्टैंड पर पहुंच गया, और जैसे मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तब जाकर मुझे पता चला कि बस थोड़ी लेट आने वाली है। इस वक्त शाम के 4:15 बज रहे थे और अब तक बस के आने में बस थोड़ा ही टाइम बच गया था। वहीं से मैं कुछ केले लेकर खाने लगा, क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लग रही थी। तो मैं इतना तो जानता था कि इतने से मेरा पेट नहीं भरने वाला, लेकिन इतने में ही बस भी स्टैंड पर आ चुकी थी और बस के आते ही मैं तुरंत ही बस में चढ़ गया। दोस्तों, भूख के मारे इतनी सी देर में मेरी हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन इक्के दुक्के केले खाने के बाद अब मेरी हालत में थोड़ा सुधार आ गया था और तब जाकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठ गया, क्योंकि मुझे गुटखा खाने की बहुत आदत थी और गुटखा खाते खाते मुझे खिड़की वाली सीट के पास ही बैठना पड़ता था। खैर, मैं कुछ देर तक तो बस के अंदर बैठा रहा, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि आगे का रास्ता कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इसलिए बस थोड़ा आगे नहीं जा पाएगी। बस को यहीं पर रोका जाएगा और हमें आगे वाले हाईवे से दूसरी बस पकड़नी होगी। पर अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मुझे ये चिंता हो रही थी कि जब मैं रात में वापस आऊँगा तो मेरे लिए कितनी मुश्किल खड़ी होने वाली है। सिर्फ 11 किलोमीटर के इस रास्ते में मुझे पता नहीं कितनी मुसीबतों का सामना करना था। उसके बाद मैं बस से नीचे उतरा और मेरे साथ साथ कुछ और भी लोग थे जो बस से नीचे उतर चुके थे और उन्हें भी काफ़ी लंबी लंबी दूरी तय करनी थी। जब मैंने एक बार के लिए उनकी तरफ देखा तो मुझे इस बात का तो एहसास हो ही चुका था कि इन लोगों को देखा जाए तो मुझे तो इनसे काफ़ी कम दूरी तय करनी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग इतने ज़्यादा चिंतित नज़र नहीं आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलो अब जो होगा सो देखा जाएगा, और यही सोचकर अब मैंने अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी। मैंने भी ठान लिया था कि अगर यहाँ से मुझे कोई बस मिल गई तब तो ठीक है, अगर मुझे कोई बस नहीं मिली तो फिर मैं इसे 3 या 4 किलोमीटर की एरिया को पैदल ही पार कर लूँगा। और यही सोचकर मैं पैदल पैदल जाने लगा। सच में वो रास्ता काफ़ी सुनसान हो गया था। शायद उसकी वजह यही थी कि यहाँ की सड़क टूट चुकी थी और साथ ही अब साधनों का आना जाना भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। अब इस हाईवे के बजाय दूसरी कच्ची सड़क से गुजरने लगे थे, इसलिए शायद यहाँ पर इस तरह भीड़ कम होना एक लाजमी हो गया था। उसके बाद मैं पैदल पैदल आगे जाने लगा और फिर इसी बीच एक सफ़ेद रंग की गाड़ी मेरे बगल में आकर रुक गई। ना ही तो मैंने उस गाड़ी के सामने हाथ दिखाया था और ना ही मैंने सड़क के ऊपर चलकर ये साबित किया था कि मुझे लंबी यात्रा तय करनी है, लेकिन शायद वो कोई भला आदमी था। तो उसने तुरंत ही गाड़ी का ब्रेक लगा दिया और ब्रेक के लगाते ही मैंने उस गाड़ी के शीशे के अंदर से झांकते हुए देखा तो मैंने पाया कि 40 बरस का एक बूढ़ा आदमी था वो, और वो मुझे गाड़ी के अंदर बैठने का इशारा कर रहा था। धीरे धीरे मौसम भी खराब होने लगा था और अब बारिश के आने का संकेत लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी उस आदमी ने कहा, अरे भाई साहब, मौसम बहुत ख़राब है, इससे अच्छा है कि आप जल्दी से मेरी गाड़ी के अंदर बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा आगे तक। उस आदमी की बात मुझे भी काफ़ी हद तक ठीक लग रही थी, इसलिए मैं उस आदमी की गाड़ी में बैठ गया
मुझे ज़्यादा लंबा रास्ता तो तय नहीं करना था। करीब 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ था, मगर बारिश के अंदर भीगने से तो अच्छा था कि मैं उसके साथ जाकर अपनी दीदी से मिल सकता था। खैर उसके बाद मैंने उसको उस हॉस्पिटल का नाम बता दिया, जिस हॉस्पिटल का नाम सुनते ही उस आदमी ने कहा, अरे भाई साहब आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, मैं भी उसी हॉस्पिटल के करीब से गुजर रहा हूँ। और अब उस आदमी की बात सुनकर मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मुझे मंजिल तक पहुँचने के लिए एक अच्छा साधन मिल गया था। उसके बाद मैंने भी अपने जीजा जी को फ़ोन करके पूछ ही लिया, तो उन्होंने मुझे उसी हॉस्पिटल के बारे में बताया जिसकी मैं बात कर रहा था। पहले मैं पूरी तरह से कन्फर्म नहीं था कि वही हॉस्पिटल होगा, लेकिन मेरी दीदी अक्सर उसी हॉस्पिटल में अपनी तबीयत वगैरह की जांच करवाने के लिए जाती थी। खैर अब रास्ता तो ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन उस आदमी और मेरे बीच में कुछ बातें होने लगी। तभी उस आदमी ने बताया कि आजकल इस रास्ते को बंद कर दिया जा रहा है। रात में तो इस रास्ते से काफ़ी ही कम गाड़ियाँ गुजरती हैं, शायद इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ गुजरती हैं। कहते कि रात में इस हाईवे के ऊपर भूत प्रेत घूमते हैं। और यही सुनकर मुझे थोड़ी हंसी आ गई, लेकिन मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना ठीक नहीं समझा। और बस उसके कुछ देर के बाद ही उस आदमी ने गाड़ी को ले जाकर उसी हॉस्पिटल के एकदम सामने की तरफ रोक दिया। और उसके तुरंत बाद ही मैं उस गाड़ी से नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद मैं सीधा हॉस्पिटल के अंदर अपनी दीदी से मिलने के लिए चला गया। अब तक मेरे अंदर भी जान आ चुकी थी। काफ़ी दिनों से मैं अपनी दीदी से मिल नहीं पाया था। खैर दीदी से मुलाकात करने के बाद मैं अपनी जीजाजी से मिला, तो जीजाजी ने मुझे बताया कि मेरी दीदी की तबीयत आज काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है और अब वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। ये सुनकर मुझे भी काफ़ी हद तक राहत मिली। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो मेरा यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। यही सोचकर मैं अब वापस से वहाँ से निकल चुका था। जब मैं निकला था तो काफ़ी रात हो चुकी थी और अंधेरा अपनी पूरी छाया के साथ चारों तरफ छाया हुआ था। मुझे इतना तो मालूम पड़ गया था कि इस 11 किलोमीटर के रास्ते को पार करना मेरे लिए कतई आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस रास्ते को पार करते करते मेरी जान हलक में आ जाएगी। एक तो रास्ता टूटा हुआ था और ऊपर से यहाँ से गाड़ियाँ भी कम गुजरती थी। ऐसे में मुझे इस 11 किलोमीटर के रास्ते के बजाय दूसरे गांव के साइड से होकर जो रास्ता जाता था उससे ही चलना चाहिए था। लेकिन उस वक्त शॉर्टकट लेने के चक्कर में मैं इस चीज़ को इग्नोर कर देता हूँ और उसके बाद मैं रोड पर चलने लगा। मैंने ठान लिया था कि अगर मुझे कोई गाड़ी मिल जाएगी तब तो मैं उसके अंदर बैठ जाऊँगा, और अगर मुझे गाड़ी नहीं मिली तो फिर मैं पैदल ही रास्ता तय कर लूँगा। वैसे भी 10 से 11 किलोमीटर का रास्ता मेरे लिए कुछ ज़्यादा नहीं था। इस तरह के रास्ते को मैंने काफ़ी बार पार किया था, इसलिए मैं थोड़ा बिंदास होकर अपनी पैदल यात्रा तय करने लगा। रात के करीब 10:15 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रोड के ऊपर भी इस तरह कीड़े मकोड़े की आवाज़ आ रही थी जैसे कि दुनिया में इंसान मर चुके हैं और सिर्फ छोटे मोटे कीड़े बचे हैं। गाड़ी की भी कोई ध्वनि नहीं थी। चारों तरफ बस गहरा सन्नाटा छाया था और अभी भी मैं पैदल पैदल अपने कदमों के साथ आगे बढ़े जा रहा था। और फिर इसी बीच मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे की तरफ कोई नाले में गिर गया हो, और ये आवाज़ ऐसी थी मानो किसी ने पानी के अंदर कोई बहुत ही बड़ा पत्थर फेंक दिया हो। अब उस सड़क के आजू बाजू में गड्ढे बने हुए थे, तो उनके अंदर किसी पत्थर का गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया और चुपचाप अपने ही मगन में गाने गाते हुए थोड़ा आगे जाने लगा। इसी बीच किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पीछे से पुकारा, और जब मैंने अपना नाम सुना तो मैं काफ़ी हैरान हो गया था और उस समय मेरी जान हलक में आ गई थी। लेकिन उसके बाद मैं पीछे मुड़ा, और उसके बाद जैसे मैं पीछे की तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि पीछे की तरफ मुझे काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे थे। पहले तो मैंने सोचा था कि शायद इक्का दुक्का आदमी होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने देखा कि वहाँ पर मुझे गंदे कपड़े पहने हुए बहुत ही सारे लोग दिखाई दे रहे थे, जिनके पहनावे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उनके सामने धीरे से हकलाते हुए कहा, आप लोग कौन हैं और आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? तो उनकी तरफ से आवाज़ आई कि हम सभी प्रेत हैं और तुम्हें मारने के लिए आए हैं। बस मुझे डराने के लिए इतना ही काफ़ी था। मैंने एक पल की भी देरी नहीं की और उसके बाद वहाँ से सरपट भागने लगा। दोस्तों मैं जानता था अगर मैं कुछ देर यहाँ पर रुका तो फिर मेरा मरना तय है, और उसके बाद मैं तब तक नहीं रुका जब तक कि मुझे रुकने का जरिया नहीं मिल जाता। मैं लगातार भागता रहा और फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे पीपल का एक बड़ा सा पेड़ दिखा, जहाँ मुझे लगा था कि पीपल के पेड़ के नीचे जाकर
मेरी जान बच जाएगी, लेकिन इसका उल्टा होने वाला था। पहले तो मैं किसी तरह उस पेड़ के नीचे रुक गया और जब पीछे मुड़कर देखा तो इस बार मेरे पीछे की तरफ से मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अब मेरी सांसें ऊपर नीचे चढ़ चुकी थी, जिस वजह से मेरी सांसों की आवाज़ लगातार बाहर तेजी से निकले जा रही थी। फिर किसी तरह मैंने अपने आप को शांत कर दिया, लेकिन अभी भी मेरे अंदर डर समुद्र की तरफ भरा पड़ा था। फिर इसी बीच मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और फिर जैसे ही मैंने इस ठंडे ठंडे हाथ को महसूस किया तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मैं न पाएगी एक बूढ़ा आदमी मेरे पीछे खड़ा था और उस आदमी ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, देखो बेटा, इस पेड़ के नीचे रुकने का मतलब होता है खाई के अंदर कूद जाना। तुम तो पहले भूत प्रेत से बचकर यहाँ पर आए हो और तुमने इस पेड़ के नीचे रुककर ठीक नहीं किया। अब जितना जल्दी हो सके घर की तरफ भाग लो, और तुम सही समय के अंदर अपने घर नहीं पहुंचे तो फिर तुम्हारी जिंदगी इन भूतों की वजह से हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी। उसके चेहरे पर उस शैतानी मुस्कान को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और मुझे अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। मुझे उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डर महसूस हो रहा था, लेकिन अब यहाँ से भागने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। फिर उसी वक्त मैंने उस आदमी की बातों का ध्यान रखते हुए एक बार फिर से वहाँ से सरपट भागना शुरू कर दिया, और इस बार तो मैं कहीं भी नहीं रुकने वाला था। जब तक मेरा घर नहीं आ जाता तब तक मैं अपने कदमों को कहीं भी नहीं रोकने वाला था। लेकिन थोड़ा और आगे जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे अब मेरे पैरों ने भी जवाब दे दिया है और अब मैं थोड़ा बहुत भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन तभी पीछे से एक गाड़ी के हॉर्न ने मेरे अंदर फिर से जान डाल दी। मैंने गाड़ी के सामने अपना हाथ दिखाया, लेकिन साला वो गाड़ी वाला भी बदतमीज निकला। वो गाड़ी को और भी तेज स्पीड से भगाकर मेरे करीब से निकल गया। मैं समझ गया था कि यहाँ पर रात में इंसान को भूत प्रेत ही समझा जाता है, इसलिए कभी कभी टक्कर मार दी जाती है। ऐसे हालत में किसी भी कार ड्राइवर के सामने हाथ दिखाने का मतलब था अपनी मौत को बुलावा देना। मैंने तो ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन भूत प्रेतों के हाथ नहीं लगने वाला, मगर अब मेरे शरीर ने भी मेरा साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हम तब तक हार नहीं मान सकते जब तक हम अपनी जान नहीं गंवा देते। मैंने ऐसा ही किया। मैं अपने शरीर को जानबूझकर घसीटते हुए आगे की तरफ लेकर जाने लगा, और फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद ऐसा ही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। दरअसल अब मेरा पूरा का पूरा शरीर मेरा साथ पूरी तरह से छोड़ चुका था और अब मैं सड़क के किनारे गिर पड़ा। मेरा जी घबरा रहा था और मुझे उल्टियाँ करने का मन कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद थकान के मारे और डर के मारे मैं बेहोश हो गया। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं वहाँ सड़क के किनारे ही पड़ा हुआ था और अब आसमान में सूरज उगने लगा था। शायद उन लोगों को लगा होगा कि मैं कोई शराबी हूँ जो सड़क के किनारे गिर गया था, जिस वजह से किसी ने मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। मगर फिर उठकर मैं अपने घर लौट आया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन मेरी जान बच गई। दोस्तों, मेरी जान बचने के पीछे का कारण तो मैं आज तक नहीं जान पाया, लेकिन वो रात बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी जिसमें मेरी जान जाते जाते बची थी। खैर, शुक्र है भगवान का कि मैं किसी तरह से बच गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।